Hello friends, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Friends, in today's video we are going to study about Malik Kafur. Malik Kafur was the military general of Alauddin Khilji. Okay, and he was there on the scene of the history from 1299 to 1316, early 1316 rather. तो मलिक काफूर के बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। मलिक काफूर एक मिलिट्री जनरल था और एक मिलिट्री जनरल ऐसा कि जो एक बिल्कुल अपना अलग ही मकाम रखता है, एक अपना उसने अलग नीश क्रिएट किया, एक अपना अलग ही उसने ऑरा क्रिएट किया। ओके, अलाउद्दीन सेंड्स अ ह्यूज आर्मी टू कॉन्कर गुजरात, अ कोस्टल ट्रेड एंड कॉमर्स डोमिनेटेड टेरिटरी। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ करता है और सबसे पहले गुजरात अपनी आर्मी को भेजता है। जो दो जनरल्स उसने वहाँ भेजे उनका नाम था उलूग खां और नुसरत खां। ओके, गुजरात में उस समय रायकरण बघेला राज कर रहे थे और इनकी राजधानी का नाम अनिलवाड़ा था। अनिलवाड़ा पर अटैक होता है और रायकरण बघेला एक बहुत ही हल्का सा रेजिस्टेंस दे करके भाग जाते हैं, जब अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं। अपने साथ में अपनी बेटी देवल देवी को भी ले जाते हैं, लेकिन रानी कमला देवी को वहीं छोड़ जाते हैं। कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के द्वारा पकड़ लिया जाता है और इसके साथ ही पूरे गुजरात राज्य में जम करके लूटपाट की जाती है। इसी सिलसिले में उनकी आर्मीज़ कैम्बे पहुंचती हैं, खंभात, और वहां पर उन्हें मलिक काफूर नाम का ये व्यक्ति मिलता है। मलिक काफूर माना जाता है कि वो एक यूनुच था। ओके, थर्ड जेंडर पीपल जिन्हें हम कहते हैं वो था, और बहुत ही सुंदर था, देखने में बहुत ही खूबसूरत था, सुंदर था। इसीलिए एक स्पेशल उसको एक गिफ्ट के तौर पे ट्रीट करते हुए रानी कमला देवी के साथ भेज दिया जाता है दिल्ली को, सुल्तान की सेवा में। ओके, दोनों लोग सुल्तान के पास आते हैं। सुल्तान जो है वो कमला देवी से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है अपना, और इसके साथ ही काफूर के साथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती हैं उसकी। ओके, कई सारे हिस्टोरियंस ने इसके बारे में हमें सबूत दिए हैं, जैसे बीपी सक्सेना। ओके, बीपी सक्सेना है और बर्नी है, दोनों ही ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप थे। ओके, एक अपनी तरह का एक यूनिक केस था। इब्न बतूता ने मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा है। ओके, अल अल्फी कहा है, जिसका मतलब होता है 1000 दिनारी, यानी 1000 दिनार में जो खरीदा गया हो। हालांकि वो खरीदा गया था या नहीं, इसके हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसी के साथ साथ 1000 दिनारी के अलावा इसका एक और उपनाम मिलता है, ताज अल दीन इज़ अल दौला। ओके, इसके साथ ही एक और नाम है ताजुल मुल्क काफूरी। ओके, तो कई सारे इसके उपनाम हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा मलिक काफूर नाम से ही हम जानते हैं। इसामी ने उसको महारट्टा भी कहा है। ओके, इसामी उसको महारट्टा कहता है, यानी कहीं ना कहीं उसका इशारा यह है कि बाई ओरिजिन ये जो था एक महाराष्ट्रियन था, मराठा था। ओके, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी अफवाहें मिलती हैं, हालांकि उसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, कि वो महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था और उसको बाद में कन्वर्ट करा दिया गया था बाय फोर्स। ओके, अब आगे चलिए देख लेते हैं कि इसके आखिरकार मिलिट्री जो कॉन्क्वेस्ट रही, मिलिट्री जो क्षेत्र में जो इसका योगदान रहा वो क्या था। 1299 से ये इसकी सेवा में आ जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसको
काफ़ी जिम्मेदारी के पद दिए जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी शुरू से ही उस पर बहुत भरोसा जताता है। ओके, बाद में उसको मिलिट्री जनरल भी बना दिया जाता है और मिलिट्री जनरल के तौर पे ही जो उसने अपना करियर इस्टेब्लिश किया वो उसके एक ख़ास उपलब्धि है। जो जाना जाता है मलिक काफूर, वो अपने मिलिट्री अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार जो मेन कैंपेन्स थे उसके वो कौन से थे। तो फर्स्ट जो हमारे सामने इंसिडेंट ऐसा आता है वो 1305 के 20 दिसंबर को आता है, जब अमरोहा का बैटल होता है। ओके, अमरोहा का बैटल मंगोलों के साथ होता है और बहुत बड़ी एक सेना उनकी यहाँ पे आई थी और पूरे साम्राज्य को एक तरह से खतरा उत्पन्न हो गया था। आप जानते ही हैं कि लगभग 120 साल का समय जो था, लगभग 13वीं शताब्दी की शुरुआत से और 14वीं शताब्दी के 30s तक पूरे सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया और पूरे यूरोप तक, उधर स्पेशली ईस्टर्न यूरोप और सदर्न यूरोप तक मंगोलों का कहर बरपा हुआ था। ओके, पूरा एरिया मंगोलों के मारे त्राही त्राही कर रहा था, लेकिन एक इंडिया ऐसा था जहां की इनका कोई बहुत असर नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया पर अटैक नहीं हुआ, इंडिया पे अटैक हुए और लगातार हुए। ओके, फर्स्ट टाइम 1221 में आया था जलालुद्दीन मंगवानी का पीछा करते हुए खुद चंगेज़ खां। उसके बाद से लगातार अटैक हुए हैं, बहुत सारे योद्धा हमारे मारे गए, मतलब जो सल्तनत काल था उनके, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी विशेष हानि होने नहीं दी भारत को। ओके, तो पहला जो बैटल था अमरोहा का बैटल था, बहुत बड़ी एक सेना आई थी मंगोल सेना, उसको मलिक काफूर ने हरा दिया और इस तरह से अपने साम्राज्य की रक्षा की और अपने लिए एक अलग मकाम क्रिएट किया उसने। उसके बाद 1306-7 में मलिक काफूर को देवगिरी भेजा जाता है। देवगिरी, जैसा कि आप जानते हैं, देवगिरी में राजा रामचंद्र राज कर रहे थे जो कि यादव वंशी थे। और जब 1295 में अलाउद्दीन खिलजी ने इनको लूटा था तो इनसे ये पैक्ट किया था कि आप नियमित तौर पे हमें कर का भुगतान करोगे, लेकिन बाद में उन्होंने कर का भुगतान रोक दिया, जिस कारण से 1306-7 में यहाँ हमला किया गया। इसके अलावा जो दूसरा कारण था वो ये था कि देवल देवी और राजा करण सिंह, जो कि गुजरात से भागे थे, गुजरात से फरार हुए थे, और वो जो थे इनके दरबार में शरण लिए हुए थे। ओके, तो इस चीज़ से भी अलाउद्दीन खिलजी इनसे नाराज़ था, तो दोनों वजह से इन पर अटैक किया गया। और 1306 में जब ये हार गए तो इनको और देवल देवी के साथ दरबार में भेजा गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने, हालांकि क्योंकि उसको पता था कि उसके थोड़े वाइडर प्लान्स थे, तो उसने उसके साथ कुछ हार्श ट्रीटमेंट नहीं किया, बल्कि उसके बहुत ही सम्मान के साथ उसको ट्रीट किया गया। उसको उपहार दिए गए और उसको राय रायन की उपाधि भी दी गई। राजा रामचंद्र को यहीं पे राय रायन की उपाधि दी जाती है, यानी राजाओं का राजा। ओके, और उससे ये पैक्ट कर लिया जाता है कि अब जब हमारी मिलिट्री साउथ के कैंपेन पे निकलेगी तो आप हमारा साथ देंगे, हमें असिस्टेंस देंगे, मदद करेंगे हमारी। ओके, और वही होता है। आगे जो वारंगल, होयसल और माबर वगैरह को लूटता है मलिक काफूर, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मदद रहती है राजा रामचंद्र की, देवगिरी की। ओके, इसके बाद वारंगल को 1309-10 में अटैक किया गया। यहाँ उस टाइम काकतीय वंश राज कर रहा था और राजा था यहाँ का प्रताप रुद्रदेव। ओके, प्रताप रुद्रदेव राजा था। यहीं से कोहिनूर प्राप्त हुआ मलिक काफूर को, वही कोहिनूर जो आज तक अब बहुत चर्चा में है। पहली बार जो चर्चा में आया कोहिनूर हीरा, वो यहीं से आया। ओके, तो कोहिनूर यहाँ से इनको मिला और इसके अलावा भी बहुत सारी धन दौलत मिली। ओके, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट थी ये वारंगल की, जो देवगिरी के असिस्टेंस से, देवगिरी की मदद से मिली। उसके बाद फिर 1311 में होयसला जो किंगडम था उसको अटैक किया जाता है। इनकी जो कैपिटल थी वो द्वार समुद्र थी और राजा था वीर बल्लाल III। ओके, इनको हरा दिया जाता है। यहाँ से फिर
काफूर की सेना माबर जाती हैं 1311 में, जहां पांड्या वंश रूल कर रहा था और दोनों पांड्या भाई वीर पांड्या और सुंदर पांड्या के बीच विवाद चल रहा था। असल में इनके पिताजी ने अपने जो लेजिटिमेट सन थे सुंदर पांड्या, इनको अपना उत्तराधिकारी ना बना करके वीर पांड्या जो कि इलेजिटिमेट सन थे, अवैध संतान थे एक तरह से उनकी, उनको अपना हेयर डिक्लेयर कर दिया कि ही विल बी द हेयर ऑफ मी। तो इसी विवाद में, उत्तराधिकार के विवाद में ही ये सारा युद्ध हुआ और यहाँ मौका मिला मलिक काफूर को बीच में इंटरफेयर करने का। कहा जाता है कि माबर से जो लूट में धन प्राप्त हुआ मलिक काफूर को, वो सबसे ज़्यादा था। साउथ की सबसे बड़ी लूट, सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं प्लंडर था, वो हुआ माबर से। ओके, तो 1311 में इसने माबर को इस तरह से जीता। उसके बाद 1313 में फिर देवगिरी पे अटैक होता है। राजा रामचंद्र की बीच में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका बेटा वहाँ पे राजा बनता है। बेटे ने एक तरह से फिर से विद्रोह कर दिया दिल्ली सल्तनत से और कर वगैरह देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मलिक काफूर को भेजा गया 1313 में। ओके, और उसने सिंघड़देव जो कि राजा था वहाँ का, राजा रामचंद्र का बेटा था, उसको बुरी तरह से हराया। ओके, और देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया, वही दौलताबाद जिसको कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया लगभग 20 साल के बाद इसके। ओके, तो इस तरह से 20 नहीं सॉरी लगभग 12 साल के बाद। तो इसके जो अटैक था देवगिरी का ये एक सबक था साउथ के जो हिंदू राजा थे स्पेशली उनके लिए, कि अगर आप दिल्ली सल्तनत पे भरोसा करोगे तो यही होगा। अगर एक दूसरे को मिल करके, जैसे कि इसने दिल्ली सल्तनत की मदद की और अपने ही जो साउथ के भाई बंधु थे उनके राज्यों को लुटवाया बुरी तरह से, तो एक सबक था ये कि आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते, ये भरोसे के काबिल नहीं है। ओके, अदरवाइज़ देवगिरी जो कि एक ऑलरेडी एक स्टेट था, फ्रेंडली स्टेट था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको अटैक नहीं किया जाता। हो सकता है थोड़ी छोटी मोटी सजा दी जाती, लेकिन ऐसा हार्श ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके, तो 1313 में अटैक करके पूरी तरह से देवगिरी के साम्राज्य को और वहाँ से यादव किंगडम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, दिल्ली सल्तनत के डायरेक्ट अंडर में ले लिया गया उसको। ओके, और 1313 से 1315 तक मलिक काफूर यहीं था, क्योंकि उसको गवर्नर बना दिया गया देवगिरी का। ओके, जब अलाउद्दीन खिलजी आगे जा कर के बीमार पड़ता है तो यहीं से उसको कॉल किया जाता है। ओके, गंगा देवी जो कि कुमार कंपन नाम के एक राजा थे साउथ के, उनकी वाइफ थी, क्वीन थी। उन्होंने एक रचना लिखी है मधुरा विजयम। ओके, उसमें उन्होंने तुर्कों की जो साउथ की विजय थी उसके बाद जो सामाजिक वहाँ चेंजेस हुए, जो वहाँ लेडीज़ के साथ बलात्कार हुए, जो धार्मिक रूप से उनके ऊपर अत्याचार हुए, उन सब का बड़ा ही पैथेटिक डिस्क्रिप्शन दिया है। बहुत ही हम कह सकते हैं हार्ट रेंडरिंग, है ना, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इसका वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से वहाँ की महिलाओं की बेइज्जती होती है, वहाँ के धार्मिक स्थलों की बेइज्जती होती है और उनके पवित्र पशु गाय को सरेआम काटा जाता है, खाया जाता है। ओके, तो इस तरह से मलिक काफूर ने साउथ के कैंपेन किए और उनके बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए। साउथ डेक्कन हैड अ रेपुटेशन जस्ट लाइक वाटरलू। ओके, इंडिया की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो साउथ यानी डेक्कन की जो रेपुटेशन है कुछ कुछ वाटरलू के जैसी है, क्योंकि साउथ की वजह से कई सारे जो हमारे रूलर्स थे नॉर्थ इंडिया के स्पेशली, उनका जो भविष्य था वो उसने एकदम यू टर्न ले लिया। ओके, कई बार तो वो पता चला बहुत ज़्यादा सफलता की ओर ले गया, जैसे कि सुल्तान बनाया अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन फिर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उसके वंश के पतन का भी जो सबसे बड़ा कारण था वो भी साउथ ही रहा। क्यों? क्योंकि एक बार जब मलिक काफूर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया तो उसका जो आत्मविश्वास था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं और उसके बाद फिर उसने खुद
अपने आप को सुल्तान बनाने के लिए लगभग पूरे परिवार को अलाउद्दीन खिलजी के समाप्त कर दिया। ओके, तो लगभग वाटरलू के जैसी रही है। जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को लूटा, और उस दौलत को, उस धन को कब्जाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जब जलालुद्दीन पहुँचे तो जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई। ओके, इस तरह से जलालुद्दीन के डिमाइज़ में कहीं ना कहीं साउथ का रोल रहा। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को साउथ भेजा और उसने कई सारी इम्पोर्टेंट जो कॉन्क्वेस्ट थी वो की। बहुत सारा पैसा अलाउद्दीन खिलजी को उपलब्ध कराया, बहुत सारा धन उपलब्ध कराया, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षाएं उसके बाद बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के परिवार के समाप्ति में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ओके, इसी तरह से मुबारक खिलजी जब सुल्तान बनते हैं 1316 में, तो वो मलिक खुसरो को अपना सिपह सालार बना करके साउथ भेजते हैं। वहाँ से जब उसको कॉन्फिडेंस गेन होता है तो बाद में उसको भी सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा जग जाती है, और उसी प्रोसेस में वो सुल्तान बनता भी है। ओके, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था पूरे दिल्ली सुल्तानों में सबसे बड़ा था, लेकिन उसी के समय में डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हो गया। 1336 में सबसे पहले साउथ से ही जब विजयनगर अलग होता है, अपनी स्वतंत्रता की डिक्लेरेशन कर देता है संगम ब्रदर्स के अंडर, संगम कुल के अंडर में, तो साउथ से ही मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन भी शुरू होता है। इसी तरह से औरंगज़ेब ने गवर्नर के तौर पे और सुल्तान के तौर पे लगभग अपनी आधी ज़िंदगी साउथ में बिताई। ओके, आखिरी जो 25 साल थे उसके किंगशिप के, उसमें वो साउथ में ही स्ट्रगल करता रहा और आखिरकार साउथ में ही औरंगाबाद में उसकी डेथ हो गई। ओके, तो इस तरह से साउथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और जिस तरह की सफलता काफूर ने अर्जित की साउथ में, उस तरह की सफलता और कोई भी अर्जित नहीं कर पाया। और शायद इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह एक यही थी कि साउथ में उस समय उसको जो देवगिरी राज्य था वहाँ की लोकल की सपोर्ट मिली एक तो, और दूसरा कोई इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल, बहुत ज़्यादा कोई जागरूक सा वहाँ पे कोई दूसरा पावर भी नहीं थी उसको चैलेंज करने वाली। ओके, काफूर वॉज विद सुल्तान इन हिज लास्ट डेज running the state. Barni blames him of murdering the Sultan by slow poisoning. Refuted. Okay, काफूर सुल्तान के जो अंतिम समय था अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें उसके साथ था। जैसे कि हमने अभी पीछे भी बताया था कि 1315 में तक वो जो था देवगिरी का गवर्नर था। देवगिरी से उसको कॉल किया गया है जब सुल्तान बीमार पड़ता है तो वहाँ दिल्ली आकर के वही लगभग पूरा राजकाज संभालता है, क्योंकि उसके जैसा सीनियर ऑफिशियल और कोई दूसरा नहीं था। ओके, तो वही पूरा स्टेट को लगभग रन करता है। बर्नी ने इसीलिए उस पर आरोप लगाया है कि उसने सुल्तान को स्लो पॉइजनिंग करके मारा था, उसका मर्डर किया था सुल्तान का। लेकिन अधिकतर जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको मना करते हैं, रिफ्यूट करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। असल में बर्नी जो था एक बहुत ही हेडोनिस्टिक मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था, और उसके मन में कहीं ना कहीं मलिक काफूर की एक ऐसी छवि थी कि वो हिंदू से कन्वर्टेड है। ओके, तो हिंदू से कन्वर्ट है तो इसलिए उसको वो उस आस्था के साथ नहीं देखता था, और अक्सर एक तरह से बायस्ड रहता था उसके अगेंस्ट। हाँ, वैसे भी बर्नी की जो एक रेपुटेशन है, अगर आप देखेंगे, उसने एक फतवाए जहांगीरी करके, फतवाए जहांदारी करके बुक भी लिखी है, जिसमें उसके विचार कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है रिलीजियस मैटर्स में स्पेशली। ओके, अलाउद्दीन डाइज ऑन जनवरी 4, 1316। 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है। इसके साथ ही काफूर सेंटर स्टेज पर आ जाता है, पूरी तरह से राजकाज एक तरह से अपने हाथ में ले लेता है। जो शहाबुद्दीन उमर नाम का जो बेटा था, जो कि सिर्फ 6 साल का था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको राजा बना देता है, उसको सुल्तान बना देता है। और उसके जो दूसरे बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी के, सादी खान और खिज्र खान, उन दोनों को अंधा करवा देता है। मुबारक खिलजी जो कि एक और बेटा था, उसको जेल में डाल देता है, ग्वालियर के फोर्ट में कैद कर देता है। कमला देवी जो कि उसकी वाइफ थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसको दिल्ली फोर्ट में कैद कर देता है। ओके,
और इस तरह से पूरा राजकाज अपने हाथ में ले लेता है, दरबार चलाता है, बाकायदा दरबार लगाता है जिसमें नाम के लिए शहाबुद्दीन उमर को बिठाता है, बाकी पूरी चीज़, पूरी पावर उसके हाथ में थी। ओके, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ यहीं नहीं रुकनी थी। मुबारक खिलजी को ही वो मारना चाहता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि मुबारक खिलजी जब तक है तब तक उसका राजकाज सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मुबारक खिलजी को मारने के लिए वो कुछ स्पेशल, जो पहले अलाउद्दीन खिलजी के गार्ड रह चुके थे, उनको भेजता है। ओके, जब वो लोग मुबारक खिलजी की हत्या करने पहुँचे तो मुबारक खिलजी उनसे प्रेयर करता है, उन्हें दुहाई देता है अलाउद्दीन खिलजी की, और उनसे कहता है कि वो उसकी मदद करें अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे, और किसी तरह से उनको सेटिस्फाई कर लेता है, और वो जो उसको मारने आए थे, उसका मर्डर करने आए थे, वही उसकी साइड हो जाते हैं। और उसके कहने पे, मुबारक खिलजी के कहने पे, मलिक काफूर को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मलिक काफूर का मर्डर कर दिया जाता है उसी के महल में। कुछ लोगों ने कहा है कि जब वो सो रहा था तब उसका मर्डर हुआ, जो भी था उसका मर्डर कर दिया जाता है, और इस तरह से मलिक काफूर का एंड हो जाता है। ओके, लगभग 35 डेज़ के लिए, बर्नी ने कहा 35 डेज़, इसामी ने कहा 30 डेज़, और फरिश्ता ने कहा 25 दिन। ओके, के लिए सिर्फ शहाबुद्दीन उमर सुल्तान रहता है, और बाद में फिर मुबारक खिलजी सुल्तान बन जाता है। ओके, जो मलिक काफूर की जो महत्वाकांक्षाएं थी, और उसने जिस तरह से खिलजी परिवार का अंत किया, उसकी वजह से ही जो जितना भी खिलजी जो अमीर वर्ग था वो सब उसके अगेंस्ट हो गए, सब में सुरक्षा की भावना थी। ओके, और उससे इस तरह, इसीलिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नाराज़ हो गए और कोशिश करने लगे कि किसी तरह से उसको कंट्रोल किया जाए या उसको मार डाला जाए। ओके, कई बार हमारे सामने ये चीज़ आती है कि मलिक काफूर एक हीरो था या विलेन था, तो उस समय के अगर हम हालात को देखें तो ना तो वो हम उसको हीरो कह सकते हैं, ना ही विलेन कह सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उस समय सर्वाइवल ही बेस्ट थिंग थी। पूरे दिल्ली सल्तनत के समय में लगा लीजिए आप, या चाहे मुग़ल पीरियड में भी, तब भी आप ये चीज़ देखेंगे कि लगातार लोग अपना पॉलिटिकल कद बढ़ाने की कोशिश करते थे, दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे, और सर्वाइवल के लिए जो विद इन द कोर्ट जो पॉलिटिक्स चलती थी वही बहुत इम्पोर्टेंट थी। ओके, तो हम बस इसको इसी तरह से देखें कि मलिक काफूर हो या उसके दूसरे, उस समय के दूसरे अमीर हों, एक दूसरे को गिराने में या अपने अस्तित्व को बचाने में वो व्यस्त थे। सिर्फ इस आधार पे हम उनको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि मलिक काफूर एक शानदार मिलिट्री जनरल था। उसकी उपलब्धियाँ जो थी बहुत बड़ी थी, और साउथ में स्पेशली उसने जो